प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे एमए द्वितीय सेमेस्टर के भारतीय ग्रामीण समाज चतुर्थ प्रश्न पत्र इकाई 4 के पाठ्यक्रम तेभागा आंदोलन के संदर्भ में। कोई भी आंदोलन अचानक शुरू नहीं होता, उनके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होते हैं। तो उन कारणों को जानने के लिए उनकी पृष्ठभूमि को जानना आवश्यक है। इनकी पृष्ठभूमि को मैंने 4 बिंदुओं पर उल्लेख किया है। पहला है आंदोलन की पृष्ठभूमि के अंतर्गत सरकारी दमन नीति का विरोध, स्व सहायता आंदोलन, बंगाल में पड़ने वाला काल और अत्यधिक शोषण। अब हम प्रारंभ करते हैं इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को। तेभागा आंदोलन एक बहुचर्चित किसान आंदोलन है। डी.एन. धनागरे ने अपनी कृति पीजेंट इन इंडिया में इस आंदोलन का विस्तार से विवेचना किया है। तेभागा आंदोलन 1946 से 1947 तक चला। तेभागा आंदोलन से पूर्व भी 1942 और 45 में किसानों के आंदोलन हुए और वह समय किसानों की अग्नि परीक्षा का समय था, क्योंकि जो संगठित किसान थे उन पर इस आंदोलन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई और अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए भारतीय किसान सभा और उनकी प्रांतीय शाखाओं ने राष्ट्रीय नेताओं की रिहाई और राष्ट्रीय नेताओं की स्थापना हेतु आंदोलन चलाया। संगठनों के द्वारा सरकारी शोषण का मुकाबला किया गया, क्योंकि उस समय शासन के द्वारा जबरदस्ती युद्ध कोष के लिए किसानों से लगान वसूले जाते थे। इसके पश्चात किसान ने अधिक अन्न उत्पादन हेतु एक स्व सहायता आंदोलन भी चलाया, जिनके माध्यम से वो गांव में मौजूद एवं अनाज के कालाबाजारी करने वाले लोगों को परास्त किया। यह वह समय था जब किसानों की सफलता का समय था। जब आंध्र प्रदेश में लाखों एकड़ जमीन बंजर थी, उस समय हल चलाकर उन्हें किसानों के द्वारा उपजाऊ बनाया गया। जब बंगाल में जनता अकाल से पीड़ित थे, तब अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में पूरे देश ने बंगाल की सहायता करने के लिए भी आंदोलन चलाया। अब हम तेभागा आंदोलन की पृष्ठभूमि को जानें। सन 1945 के बाद जब अनाज संकट और बढ़ गया, जीवन की मूलभूत वस्तुओं की कमी हो गई, दैनिक आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो गई, सैकड़ों ग्रामीण किसान मजदूर उस भूख और प्यास से त्रस्त हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। गांव में शासन की क्रूरता एवं जमींदारों का अत्याचार बढ़ता गया। इन सभी कारणों से किसानों ने संगठित होकर आंदोलन किया। यहाँ पर वह दोहरी नीतियों का पालन कर रहे थे। एक तरफ तो वो खुद ही मांग कर रहे थे कि जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए तुरंत कानून बनाया जाए, तो दूसरी तरफ वे स्वयं किसान सभा के नेतृत्व में जमींदारों की खाली पड़ी जमीन पर कब्जा कर रहे थे और जमीन से किसानों को बेदखल कर रहे थे। इनका विरोध छोटे किसानों के द्वारा किया गया। इनके पश्चात किसान आंदोलन और तीव्र हुआ। इन आंदोलनों का जो प्रमुख उदाहरण है वह है बंगाल का तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन का प्रादुर्भाव बंगाल में हुआ। इस आंदोलन से जो प्रभावित क्षेत्र हैं वह है बांग्लादेश, जो पूर्वी बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल के जिन जिलों में आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ उनका विवरण है दिनाजपुर, रंगपुर, मेमनसिंह और सुसान। बंगाल के 28 जिलों में से 15 जिले इस आंदोलन से प्रभावित हुए। उत्तरी और तटवर्ती सुंदरवन के क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र रहे हैं। उस समय बंगाल में किसानों के 5 वर्ग थे। पहला है जमींदार या तालुकदार, दूसरा है जोतेदार या भूस्वामी, तीसरा है कम जोत वाले किसान, चौथा है बटाईदार, पांचवा है भूमिहीन श्रमिक। भूमिहीन श्रमिकों के माध्यम से यह आंदोलन संचालित किया गया। उन्हीं को न्याय दिलाने के लिए किसान सभा के द्वारा यह आंदोलन संचालित किया गया। इस क्षेत्र में किसानों की मांग थी कि बटाईदार उत्पादन का 2/3 भाग अपने पास रखेंगे और 1/3 भाग
जो जोतेदार अर्थात भूस्वामी हैं उनको देंगे। पहले भूस्वामी को वे फसल का आधा भाग देते थे, जिनके विरोध में किसानों ने आंदोलन चलाया। सितंबर 1946 में किसान सभा के आह्वान पर तेभागा चाई आंदोलन का शुरुआत किया गया। किसानों की प्रमुख मांग थी जमींदारी प्रथा की समाप्ति। जो जमींदार उनका शोषण करते हैं उन प्रथा को समाप्त करना चाहिए। दूसरा, जो भूमि जोतेगा उन्हें जमीन का मालिकाना हक होगा। सभी व्यक्तियों को उनका मालिकाना हक प्राप्त नहीं होगा। वो अपने हक की लड़ाई के लिए यह मांग किए। तीसरी मांग थी भूमि पर किसानों को बेदखल ना किया जाए। चौथी मांग थी जो गरीब किसान हैं उन पर जो अत्याचार होता है उन अत्याचार को रोका जाए। उपरोक्त मांग को लेकर यह आंदोलन चलाया गया। जमींदारी आंदोलन जो चलाया गया, किसानों का जो मुख्य रूप से उद्देश्य था वह था कि जमींदारों का विरोध करना। साथ ही साथ उन्होंने यह भी मांग की कि जमींदारी को एक निश्चित भूखर देना चाहिए। निश्चित भूखर वह भूखर होता है जो जमींदारों को दिया जाता था, वह भी फसल की कीमत मूल्य का छोटा सा भाग होता था। जोतेदार वे व्यक्ति होते थे जो फसल का एक बड़ा भाग प्राप्त कर लेते थे। जोतेदार की भूमि में किसानों के द्वारा खेती की जाती थी, जिन्हें बटाईदार के नाम से जानते हैं, और जो साझेदारी कृषि कार्य करते थे। वैसे तो तेभागा आंदोलन के प्रारंभ से आंदोलन की गुहाट शुरू हो गई थी 1943 में, लेकिन मूल रूप में 1946 में वह उभर कर सामने आया जब बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। इस भीषण अकाल का प्रभाव लगभग 3.5 करोड़ किसानों पर पड़ा। जो गरीब थे वे अकाल से सर्वाधिक प्रभावित हो गए। भुखमरी, बेरोजगारी, लाचारी से वो बेसहारा हो गए। उन्हें किसी भी तरह की सहायता नहीं दी गई। तब किसान संगठित होकर आंदोलन प्रारंभ किए। इस आंदोलन का नेतृत्व समाजवादी नेता भवानी सेन के द्वारा किया गया था। साझेदारी कृषि करने वाले काश्तकारों ने भी इनको समर्थन दिया। किसानों की पीड़ा और उनकी दयनीय अवस्था को देखकर वह संगठित हुए और यह आंदोलन 1948 के बाद अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करने के लिए और ज़्यादा उभर कर सामने आए। साम्यवादी तथा किसान ने आंदोलन में सम्मिलित तो हुए, परंतु उनके दल ने इनमें कोई शिरकत नहीं की। जब तक जापान से युद्ध चल रहा था तब 1946 में किसान सभा प्रारंभिक अवस्था में थी। उसके बाद आंदोलन को और गति मिली। इन स्थितियों के कारण जो आर्थिक रूप से सबल किसान थे वह भी जमींदारों के विरुद्ध खड़े हो गए और आंदोलन को और अधिक मजबूती प्रदान की। उस समय रोजगार के अवसर उपलब्ध हो गए। नौकरी मिलने के कारण बटाईदार पर निर्भरता भी कम हो गई। अतः हम कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग इस आंदोलन से जुड़ गए, जिसके कारण आंदोलन को गति मिली और तीव्रता से वह अपना कार्य करने लगे। आंदोलन में गति आने के कारणों का उल्लेख मैंने कुछ बिंदुओं के आधार पर किया है। पहला है अकाल पीड़ितों का समर्थन। अकाल पीड़ित का समर्थन मिलने से किसान संगठित हो गए। दूसरा है मध्यम वर्गों द्वारा सहायता। मध्यम वर्गों में जो बड़ी संख्या में शिक्षित लोग थे, शिक्षित वर्ग के लोगों ने अकाल पीड़ितों की सहायता की। चिकित्सा सेवा, स्वास्थ्य सेवा, भोजन की व्यवस्था, जिनके कारण आंदोलन को और गति मिली। शिक्षित युवकों और किसानों के बीच नए संबंधों का आगाज हुआ। दोनों के मध्य समाजीकरण हुआ। किसान सभा का कम्युनिस्ट पार्टी के साथ भी नए संबंध जुड़ गए। तीसरा, मुनाफाखोरी एवं कालाबाजारी के खिलाफ संगठन। जो व्यक्ति अनाजों का मुनाफा कमाने के लिए कालाबाजारी करते थे, उनके विरुद्ध किसान संगठित हो गए। चौथा है शिक्षित मध्यम वर्ग का सहयोग। शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग अपने जिम्मेदारी का बखूबी से निर्वाह किया, जिनके कारण इस आंदोलन में तीव्रता आई। अतः हम कह सकते हैं कि सन 1944 में जापान, असम तथा पूर्वी बंगाल के कुछ भागों में इनका अधिकार हो गया और यह आंदोलन को और मजबूती से
प्रारंभ किए थे, जो उन्हें और ज़्यादा मजबूती से कार्य करने के लिए प्रेरित किए। जो धनी किसान थे, जो जमाखोरी और अनाज का कालाबाजारी करते थे, वे भी आंदोलन में भाग लिए। अंत में साझे की खेती करने वाले काश्तकारों को भी इस आंदोलन से जुड़ने का मौका मिला। ये सभी कारण आंदोलन को तीव्रता प्रदान किए। नेक्स्ट है आंदोलन के गति मंद पड़ने के कारण। आंदोलन तो तीव्र हुआ, लेकिन कुछ कारणों से आंदोलन की गति मंद हो गई। जो पहले जोर शोर से आंदोलन चले थे, उनकी गति में धीमी पड़ने के कुछ कारण हैं, जिनका उल्लेख मैंने निम्न बिंदुओं के आधार पर किया है। पहला है शहरों की ओर पलायन। अकाल के समय बटाईदार की सर्वाधिक मृत्यु हुई, क्योंकि उनके तुलना में, अन्य लोगों की तुलना में वे शारीरिक रूप से कमज़ोर थे। गरीबी के कारण शहरों की ओर या अन्य कार्यों की ओर चले गए, नए कार्यों को अपनाने लगे। बटाईदार की संख्या में कमी आने लगी और जो व्यक्ति शहर की ओर गए वह वापस लौटकर नहीं आए। दूसरा कारण है रोजगार के अवसर उपलब्ध होना। जापानियों का पूर्वी बंगाल और असम पर आक्रमण हुआ तो यहाँ के निवासियों के लिए नौकरी के द्वार खुल गए, रोजगार के अवसर उपलब्ध हो गए। किसानों का समर्थन इनमें था, परंतु अन्य वर्ग को रोजगार प्राप्त होने के कारण उन्होंने उतना सहयोग नहीं दिया। तीसरा है बटाईदारों की संख्या में कमी होने के कारण। बटाईदारों की संख्या में कमी होने के कारण भी आंदोलन की गति मंद पड़ गई। चौथा है विभिन्न दलों का आश्वासन। विभिन्न दलों ने आंदोलन की जो मांगे हैं उनको पूरा करने का आश्वासन दिया, जिसके कारण भी आंदोलन की गति मंद हो गई। कांग्रेसी नेताओं, कम्युनिस्ट पार्टी या अन्य किसानों ने उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। शोषण को हटाया जाएगा, उनकी बातों पर भरोसा करके आंदोलन की गति को मंद कर दिया गया। हिंदू और मुस्लिम समुदायों का होना। इस आंदोलन में दोनों वर्ग के लोग शामिल थे, हिंदू और मुस्लिम। तिभागा आंदोलन का नेतृत्व हिंदुओं के पास था, जबकि बटाईदार अधिकांशतः मुस्लिम थे। भारत और पाक का विभाजन हुआ तो विभाजन के बाद यह इलाका पाकिस्तान में चला गया, जिनके कारण भी आंदोलन की गति मंद हो गई। अतः हम कह सकते हैं कि आंदोलन तो हुए, लेकिन उनकी गति धीमी गति से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है तिभागा आंदोलन के असफलता के कारण। तिभागा आंदोलन एक असफल आंदोलन सिद्ध हुआ। लोगों को न्याय दिलाने के लिए भी आंदोलन प्रारंभ किया गया, लेकिन यह असफल रहा। असफलता के कई कारण हैं। पहला कारण है तिभागा आंदोलन फसल काटते समय अपने चरम स्तर पर था, लेकिन सफल नहीं रहा, क्योंकि जोतेदार स्वामी का समर्थन प्राप्त था। फिर भी किसानों पर निरंतर संघर्ष जारी रहा। पुलिस इनका समर्थन दे रहे थे। पुलिसों के द्वारा इनके आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया। यह आंदोलन विशाल रूप ले लिया था। फिर भी ग्रामीण मसलों एवं न्याय व्यवस्था संचालित करने के लिए जो कार्य किए जा रहे थे, उन कार्यों में उतनी सफलता नहीं मिली। मुस्लिम लीग व कांग्रेस किसान आंदोलन को रोकने के लिए दबाव डालने लगे। 1947 में तिभागा आंदोलन समाप्त किया गया, क्योंकि उस समय भारत पाक का विभाजन हो गया था और यह आंदोलन असफल रहा। असफलता के कई कारण हैं, जिनका जिक्र मैंने निम्न बिंदुओं के आधार पर किया है। पहला है समाज के सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त ना होना। समाज के सभी वर्गों का समर्थन इस आंदोलन को प्राप्त नहीं हुआ। दूसरा, केवल बटाईदार ही लगान और शोषण से मुक्त होना चाहते थे। बाकी लोग लगान से मुक्त होना नहीं चाहते थे या उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। तीसरा है जीवन निर्वाह के लिए अन्य कोई साधन नहीं था। लोगों के पास जीवन निर्वाह करने के लिए कृषि के अलावा अन्य कोई साधन नहीं था, इसलिए आंदोलन की गति भी मंद पड़ गई। चौथा है मध्यम वर्ग के किसान पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ना। जो मध्यम वर्गीय किसान थे उन पर शोषण का उतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ा, अकाल का भी उतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ा, जिसके कारण भी आंदोलन असफल रहा। जमाखोरी, मुनाफाखोरी के विरुद्ध आवाज़ उठाने की हिम्मत ना होना। जमाखोरी और मुनाफाखोरी के विरुद्ध बोलने की हिम्मत इन किसानों में बची नहीं थी। वह शरीर और मन से टूट चुके थे।
इसलिए भी यह आंदोलन असफल रहा। खाद्य वस्तुओं की कालाबाजारी एवं शहरों की ओर कूच। जो खाद्य वस्तुएं थी, जो लोगों की जीवन की ज़रूरतों को पूरा करता था, उन खाद्य वस्तुओं को शहरों की ओर भेजा जाता था और जो जमींदार थे उन वस्तुओं का संग्रह अपने गोदामों में करते थे। इसलिए उस समय समाज में खाद्य वस्तुओं की कमी हो गई, जिसके कारण भी वस्तुओं की कीमत में बेतहाशा इजाफा हुआ और आंदोलन असफल रहा। लोगों के पास दो समस्याएं थी, एक तो है भूख से लड़ने की समस्याएं और खाद्य वस्तुओं को खरीदने के लिए पैसे की कमी। अतः स्पष्ट है त्रिभागा आंदोलन प्रारंभ अकाल से हुआ और अकाल के कारण ही वो संगठित हुए थे और अकाल के कारण ही असंगठित और कमज़ोर रहे। अतः हम कह सकते हैं कि भुखमरी ने किसानों को तोड़ दिया। इनके पास भरपेट भोजन नहीं था, इसलिए मन मारकर त्रिभागा आंदोलन को समाप्त किए और त्रिभागा आंदोलन को उतनी सफलता नहीं मिली। यह पूरी तरह से जमींदारों पर निर्भर हो गए। उनके सामने केवल समस्या यह थी, या तो भूख को शांत करें या आंदोलन में भाग लें। कहने का तात्पर्य यह है कि किसान आंदोलन उतना सफल आंदोलन नहीं रहा। सामंतवादी नीति विरोधी आंदोलन था, जिनका मूल उद्देश्य था काश्तकारी में बदलाव लाना नहीं, बल्कि लगान व्यवस्था को समाप्त करना, खेतिहार उत्पादन का अधिक हिस्सा प्रदान करना। यह अधूरा आंदोलन था, लेकिन व्यापक रूप से हिंसक वारदातों के अनुरूप भूमि के नारों में काश्तकारी प्रणाली की समाप्ति के बीच छुपे हुए थे। इसलिए राज्य के हिंसक आंदोलन को दबाने के लिए अधिक शक्तिशाली प्रयास करने पड़े। यह आंदोलन, जिससे 50 लाख लोग संगठित हुए, इस आंदोलन में 250 लोगों की मृत्यु भी हो गई। इसमें बहुत सारे वर्ग के लोग सम्मिलित थे। भूमिहार, खेतीहार, किसान, मजदूर, सैनिक, आदिवासी, महिलाएं, सभी ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी को एकजुट करने का प्रयास इस आंदोलन के द्वारा किया गया, लेकिन यह आंदोलन उतना सफल नहीं रहा। अतः हम कह सकते हैं कि इस आंदोलन के पीछे जो मूल उद्देश्य था, भले ही वह मूल उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, लेकिन लोगों को जागृत करने का, लोगों को जोड़ने का कार्य यह आंदोलन के द्वारा किया गया। अंत में जो इसके निष्कर्ष हैं, जो विद्यार्थियों को याद रखना चाहिए, इनको मैंने कुछ बिंदुओं के आधार पर दर्शाने का प्रयास किया है। त्रिभागा आंदोलन के मुख्य बिंदु जो विद्यार्थियों के लिए याद रखने योग्य हैं। पहला है 1946 का बंगाल का सबसे बड़ा किसान आंदोलन। प्रभावित क्षेत्र हैं हरवा, भंगर, सोनारपुर, कासनौग, उत्तर और सुंदरवन के क्षेत्र। बंगाल के 28 जिलों में से 15 जिले प्रभावित। कंपारा और भुवनसी इस आंदोलन के प्रमुख नेता हैं। फ्लाइट कमीशन के सिफारिश पर, जिन्हें हम कहते हैं लगान आयोग, 1940 के लगान आयोग था। लगान दर घटाने के लिए संघर्ष किया गया। 50 लाख किसानों की इसमें सहभागिता रही। फसल का 2/3 भाग बटाईदार किसानों को दिलाना इनका मूल उद्देश्य था। महिलाओं की सक्रिय सहभागिता तथा नेतृत्व रहा। केंद्रीय नौसेना, बम्बई के बंदरगाहों में मजदूरों का समर्थन मिला और यह वह आंदोलन था जिसमें सैनिक और आम जनता दोनों शरीक हुए। दोनों का उद्देश्य एक ही था। एक ही उद्देश्य को लेकर खून बहा। 250 लोग भी मारे गए। स्वतंत्रता के पश्चात वर्गदार अधिनियम पारित होने तक यह आंदोलन चला। इस आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि 1950 के दशक में जो बटाईदार या वर्गदार कानून प्रस्तावित था, वह कानून बना, जिसके जो प्रमुख प्रावधान थे वह इस प्रकार हैं। पहला, जब जोतदार खाद, जानवर या अन्य औजार मुहैया कराएगा तो बर्गादार को आधी फसल मिलेगी। दूसरा, औजार खाद उपलब्ध न किए जाने की स्थिति में फसल का 2/3 भाग मिलेगा। तीसरा, जोतदार द्वारा जो बीज उपलब्ध कराया जाता है उनको अलग से वापस किया जाएगा। लेकिन इस कानून का नकारात्मक पक्ष यह था कि जमीन अगर दुरुपयोग होता है तो जोतदार को यह अधिकार होता है कि वह बटाईदार, बर्गादार जिन्हें कहते हैं, को जमीन से बेदखल कर सके। यह अधिकार उन्हें दिया गया। अतः हम यह कह सकते हैं
कि भले ही यह आंदोलन असफल रहा, लेकिन कहते हैं ना, सफलता की शुरुआत असफलता से ही होती है। यह आंदोलन लोगों को जोड़ने का काम किया। आप प्रयास करेंगे तो आपको एक दिन सफलता मिलेगी। इनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है और यह एक सशक्त आंदोलन है जिन्होंने सभी वर्ग के लोगों को जोड़ दिया।